महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को सीमांचल के ओराही हिंगना गांव में हुआ, जो बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत आता था। अब यह क्षेत्र अररिया जिले में आता है। हाल ही में उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई, पर क्या आपको पता है कि वो एक महान लेखक के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी थे। रेणु जी आजीवन शोषण और दमन के खिलाफ संघर्ष करते रहे। इसी प्रसंग में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की और 1952 तक सोशलिस्ट पार्टी के जरिए राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1950 में नेपाली दमनकारी राज सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार भी रहे। चलिए गांव-गांव पुस्तकालय की मुहिम चलाने वाली दोस्त साहित्य और चाय की टीम और लेखक श्री हरि दिवाकर जी से रेणु के जीवन से जुड़ी और भी बातें जानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु एक बहुत ही अहम नाम। तो हमारे जैसे लोगों के लिए उनके बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाने के समान है। बस हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। ये फ़ख्र होता है ये सोचकर कि वो हमारे इलाके के थे। एक ख़ास जॉनरा जिसको बोलते हैं, एक ख़ास जिसको हम लोग आंचलिक उपन्यास के नाम से जानते हैं ना, रीजनल नॉवेल, रीजनल स्टोरी। तो इस तरह की जो है का जो बेसिकली जॉनरा है, इसमें सबसे एक बड़ा नाम जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। इसमें कोई शक नहीं है। 1954 में जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की जो नॉवेल है छपी, महिला आंचल, और ये छपने के बाद ही हिंदी साहित्य में एक तहलका सा जो है जो बरपा हुआ है। इसकी वजह से काफ़ी सारी जो है उनकी कहानियों का जो एडेप्टेशन भी हुआ है। अभी जो पंचलेट जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका जो टीवी शॉर्ट एक टीवी सीरीज़ के टीवी फिल्म के फॉर्म में जो इसका एडेप्टेशन हुआ है। और मारे गए गुलफाम जो तीसरी कसम राज कपूर साहब ने जो उसको अडेप्ट किया, जो बेसिकली तीसरी कसम जो फिल्म बनी, वो भी मारे गए गुलफाम उनकी कहानी पर। हालांकि वो मान नहीं रहे थे पहले, फिर बाद में काफ़ी गुफ्तगू के बाद जो है उनको मनाया गया कि जो है इस पर फिल्म बनाई जाएगी। कई बार हमारे जहन में ये रहता है कि कोई लेखक है तो वो सिर्फ लिखने का काम कर रहा है, लेकिन रेणु जी के साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लेखक होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी भी थे। जैसे किसानों को लेकर उन्हें एक पद यात्रा निकाला था, या फिर जो नेपाल में उस वक्त जो साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, उसमें वो भाग लेने के लिए नेपाल चले गए थे। तो रेणु जी वैसे ही थे, सिर्फ लिखा ही नहीं, उन्होंने ज़मीन पे उतरे, गरीबों का, मजलूमों का, शोषित वर्गों का उन्होंने साथ दिया। शोषण के खिलाफ वो लड़े एक लंबे वक्त तक। मैं यहाँ पर इसलिए रेणु जी को याद करता हूँ इस मसले में, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ुबान, आंचलिक भाषा, आंचलिक शैली को आगे लाया, और उस चीज़ से हम प्रेरित हो सकते हैं। और हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपनी भाषा को छोटा नहीं समझना चाहिए, हम अपनी बोलियों पर काम करना चाहिए। तो रेणु जी की जो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, जो सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को हम ये बताएं कि अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो इसका ज़रिया कुछ भी हो सकता है। अंग्रेज़ी, हिंदी, पॉलिश्ड उर्दू कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी ज़ुबान में अपनी बातों को रख सकते हैं, बोलियों में अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमारी एक पहल है दोस्त साहित्य और चाय की, और हमने इसी मौके पर रेणु जी की जयंती पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी करने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की कि रेणु जी की क्या अहमियत रही है, और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा बच्चों ने किया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये हमारे एक लंबे सफ़र के कुछ पहले कदम हैं, जिससे हम रेणु जी के बारे में लोगों को बता सकेंगे, रेणु जी के बारे में हम खुद जान सकेंगे, और इससे हम प्रेरणा ले सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। कदम रखना जब तक रात बाकी है, मिले मंसूर को सूली जहर सुकरात के हिस्से, रहेगा जुर्म तक कहना कि जब तक रात बाकी है।